दोस्तों ये जो नखरे होते हैं ना शरिया वाले, ये तभी सूट करते हैं जब धन हो दौलत हो। एंड जमात इस्लामी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द बूट। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्यार मोहब्बत नहीं, जमात इस्लामी को शरिया नहीं, इनको चाहिए सरिया। ऑलराइट भाई साहब, अमन शांति हमने बांग्लादेश की देख ली, हमें माफ कर दो। तुम्हारा सेक्युलर कानून देख लिया जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी बच्चियों को रेप कर दिया, ये तुम्हारा बांग्लादेश का सेक्युलर कानून था। लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं को अंदर लाओ, आप हिंदुओं को भारत ले आओ। ये जिस डायरेक्शन में बांग्लादेश जा रहा है, ये वही डायरेक्शन है 1971 का, और ये चीज पाकिस्तानियों ने बहुत पहले समझ ली थी। और बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी। जो हिंदू मारे गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है, अलकायदा अगर बांग्लादेश को प्रॉपर अपना बेस बनाएगा और जमात इस्लामी का आशीर्वाद होगा, क्या भारत के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे? इसीलिए बांग्लादेश के जो बच्चे हैं, आप देख लेना कि पाकिस्तान पाकिस्तान बिकॉज वी आर मुस्लिम देयर। बेटा, जब तुम्हारे दद्दा को काट रहे थे, ठीक है, या तुम्हारे बाबा को दौड़ा रहे थे उस सड़कों में, तब पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा था कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। जमात इस्लामी को लाना चाहते हो, बी आर गेस्ट यार, वी आर हैप्पी फॉर यू। लाओ जमात। मैं तो कह रहा हूं अलकायदा वाले को बनाओ तुम ना डायरेक्टली। इनके ना मुंह पे चप्पल मारो बीएनपी वालों के। मैं बता रहा हूं, तुम लोग बेटा तुम समझ नहीं रहे। तेल मुझसे ले जाओ, बाकी यहां से कोई माचिस दे देगा, फूंक डालो बांग्लादेश को। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है बांग्लादेश जमात ए इस्लामी वांट्स शरिया लॉ इन कंट्री, द चाणक्य डायलॉग्स, मेजर गौरव आर्य। और वंस अगेन भाई वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने मेजर गौरव आर्य सर को और द चाणक्य डायलॉग्स को। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद में जो शेख हसीना वाजिद हैं, इंडिया में शरण ली हुई हैं, और उनके वहाँ से प्रस्थान करने के बाद में वहाँ की जो ताकतें हैं, जो अपोजिशन था, जिसको कहीं न कहीं शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, मैं बीएनपी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी भाई उनके जो पूरे पंख है खुल गए हैं। साथ में जो जमात थी जिसके ऊपर भी बहुत तरीके से इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था, उनके भी भाई पूरे पंख खुल गए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने निकल के आए हैं। अब वो चाहते हैं कि वंस अगेन 1971 में वो पाकिस्तान के लोयल थे और कहीं के बांग्लादेश बनने के सख्त खिलाफ थे। आज उनके हाथ में भाई पावर आ गया है, आज उनकी जो जुबान है मतलब फ्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं वे चाहते हैं कि बांग्लादेश को वंस अगेन जो पुराना जो पाकिस्तान है उसी की तर्ज पर उनकी दिली इच्छा है कि बांग्लादेश में भाई शरिया कानून लाया जाए और पूरी तरीके से जो कंप्लीट जो इस्लामिस्ट एक तरीके से जो आइडियोलॉजी होती है उसी के हिसाब से बांग्लादेश को रूल किया जाए। बिना देर के मेजर साहब के एनालिसिस देखते हैं। मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा और एट द एंड आपकी भी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जानने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश का मैटर खत्म हो जाएगा और हमारी टीम का, हमारी टीम का, पूरा सबका, किसी का इंटेंट भी नहीं था कि हम बांग्लादेश कवर करें। हमने बोला ठीक है, अब जो होगा सो होगा यार, जब ब्रेकिंग न्यूज आएगी। लेकिन कल एक इंटरव्यू पढ़ा दोस्तों, वो इंटरव्यू पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, बांग्लादेश दोबारा कवर करना चाहिए। खतरे की घंटियां बज रही हैं, आपके ईस्ट में खतरे की घंटियां बज रही हैं। और जो रेडिकल इस्लामिस्ट दलदल में बांग्लादेश इतने सालों से वो जा रहा था, राइट, वो फिसल के जा रहा था। मुझे लगता है अब वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। एक स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि किसने स्टेटमेंट दिया, कौन सी तंजीम से उनका ताल्लुक है और उन्होंने बोला क्या है एग्जैक्टली। हिफाजत-ए-इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन रब्बानी, हिफाजत-ए-इस्लाम एक हार्डलाइन इस्लामिस्ट संगठन है, मोहिउद्दीन रब्बानी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश चलेगा तो शरिया कानून से चलेगा, वरना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि हम मुसलमान हैं और हम लोग मेजॉरिटी में हैं, इसलिए यहां पे शरिया कानून चलेगा। ये यही पार्टी हैं जो भारत को सेक्युलर होने का गाना सिखाती हैं कि तुम यही गाना गाओ सेक्युलरिज्म का। यही लोग हैं, यही लोग हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, शरिया कानून। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टोटल इनका जो डीएनए खराब हुआ है ना बांग्लादेशियों का, ये डीएनए खराब ही जमात इस्लामी की वजह से हुआ है। द डीएनए हैज बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक एक्सट्रीम राइट विंग इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो शरिया कानून की बात करती है। शरिया कानून के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। शरिया कानून
आप सब लोग डिस्कशन देखते होंगे, टेलीविजन पे हो रहा है, कोई शरिया कानून के खिलाफ है, कोई उसके साथ खड़ा है। जो शरिया कानून के साथ खड़ा है, इवन भारत के टेलीविजन डिबेट्स में दोस्तों, वो इंसान भी शरिया कानून नहीं चाहता, क्योंकि शरिया कानून इतना खतरनाक है। शरिया कानून इतना खतरनाक है कि मैं इसको शरिया नहीं, मैं इसको सरिया बोलता हूं। ये इतना खतरनाक है भाई साहब, लोहे की सरिया है ये किसी आम बंदे के बस की नहीं है कि जो इसको हजम कर ले। अब ये जो मोहिउद्दीन रवानी साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शरिया कानून से चलाओ। किसने रोका है तुम्हें? चलाओ शरिया कानून से। देखो, या तो बांग्लादेश के पास सऊदी अरब जैसा तेल हो। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपके नखरे दुनिया एक कारण से झेलती है। दुनिया आपके नखरे तब नहीं झेलेगी कि आप बिल्कुल भूखे पड़े हैं, आपके कपड़े फटे हैं और आपकी नाक हवा में ना। 2 मिनट में थप्पड़ मार के कान से घसीट के रगड़ देगी सड़क पे। सऊदी अरब के नखरे क्यों झेलती है दुनिया? तेल है सऊदी अरब में, रेत कम है, तेल ज्यादा है। और बोलो, दुनिया यूएई एकदम स्टेबल, सऊदी अरेबिया एब्सोल्युटली स्टेबल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 1, डेवलपमेंट नंबर 1, ऑयल वेल्थ नंबर 1। तो दुनिया झेलेगी। फिर आपको शरिया करना है, आपको सरिया करना है, आपको जो करना है करो, आपको जैसा करना है करो। प्रॉब्लम यह है, जब बांग्लादेश, अब यही चीज पाकिस्तान में हुई, लोगों ने मार मार के दुम्बा बना दिया। जियाउल हक था पाकिस्तान में डिक्टेटर, उसने बोला शरिया कानून। अब शरिया कानून में होगा क्या दोस्तों? अगर आप मुकम्मल शरिया कानून लागू करेंगे, फिर सड़क पे लोगों को पेड़ पे बांध के या किसी पोल पे बांध के कोड़े पड़ेंगे। शरिया कानून का जो क्रिमिनल कोड है वो बहुत ही सख्त है और इससे कुछ फायदा किसी को नहीं होता। अगर कोई ये कहे हाँ सऊदी अरब इज वेरी सेफ, यूएई इज वेरी सेफ, लेकिन आपने देखा कि उन लोगों ने भी शरिया कानून इंप्लीमेंट करके अब वो लोग ढील देना शुरू कर दी। दोस्तों, आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, सब लोगों ने जहां जहां शरिया कानून जिस जिस देशों में नाफिज था, उन्होंने ढील देना शुरू कर दिया इसमें। और ढील कैसी? औरतें ड्राइव कर सकती हैं, आप पार्टीज में जा सकते हैं बिना महरम, यानी कि ब्लड रिलेशन में जो हो या हस्बैंड, फिर या तो ब्लड रिलेशन में हो या भाई हो, बाप हो, बेटा हो या फिर हस्बैंड हो, ऐसी कुछ महरम की डेफिनेशन है। तो उसके साथ ही घर के बाहर जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। अब वो भी मना कर दिया कि हाँ अकेले जा सकती है औरत। दोस्तों, ये जो नखरे होते हैं ना शरिया वाले, ये तभी सूट करते हैं जब धन हो, दौलत हो। गरीब देशों में शरिया नहीं चलता और अमीर देशों को भी पता लग गया कि अगर दुनिया के साथ एंगेज करना है तो बहुत ही खतरा। या तो फिर तालिबान बन जाओ। तालिबान कहता है हम शरिया नाफिज करेंगे, तालिबान करता है। तालिबान दुनिया से कहता है कि भाई हमें पाकिस्तान मत समझना, हम अफगानिस्तान है, हमें भीख नहीं चाहिए, भाड़ बजाओ। हाँ, फिर देन यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। मैं एक और बात बताऊं, ये शरिया कानून नाफिज करेंगे, बिल्कुल करें, बिल्कुल। मैं हिंदुओं पे भी आऊंगा थोड़ी देर में। ये शरिया कानून नाफिज करेंगे, करें। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है दोस्तों, मैं आपको एक उसकी स्टोरी बताता हूं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है, उसमें बांग्लादेश की औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। एक डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन बांग्लादेश फैक्ट्रीज। वुमेन वर्कफोर्स बहुत तगड़ी है। आपको क्या लगता है शरिया नाफिज करने के बाद कौन जाएगा फैक्ट्रियों में? सारी की सारी घर के अंदर बुर्का पहन के। They will not allow anybody to step outside. बिना महरम के आप निकल ही नहीं सकते। ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। Without a male guardian with you, who is a blood relative, oblique husband or somebody very very close in the family, आप नहीं जा सकते घर के बाहर, अगर आप मानते हैं तो, राइट? बांग्लादेश विल इकोनॉमिकली कोलैप्स, क्योंकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है बांग्लादेश में भाई, एक इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है बांग्लादेश में पिछले 10-15 साल में, और दैट इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द बांग्लादेशी वुमेन हुम आई सैल्यूट। उन्होंने पूरा का पूरा साथ दिया है, तब जाके उनकी इकोनॉमी ऐसे बढ़ के आई है। जो पाकिस्तानी टेलीविजन में बोलते हैं ना कि यार ये बांग्लादेश, ये फलाना, देखो कितना बढ़िया हो गया, हमसे आगे निकल गया। क्यों आगे निकल गया? इट इज द वुमेन ऑफ बांग्लादेश हु हैव डन द वंडर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये जो पूरा मैटर है, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस्लामी कानून में पूरी गुंजाइश है कि सब लोग अमन शांति से रहेंगे, है ना, और वहां पे मुसलमान और गैर मुसलमान, हिंदू, सब लोग अमन शांति से रहेंगे जब इस्लामिक कानून होगा। भाई साहब, अमन शांति हमने बांग्लादेश की देख ली, हमें माफ कर दो। तुम्हारा सेक्युलर कानून देख लिया, जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी बच्चियों को रेप कर दिया। ये तुम्हारा बांग्लादेश का सेक्युलर कानून था, राइट? दोस्तों, इस्लामिक कानून के तहत कोई भी नॉन मुस्लिम हो, ही इज अ सेकेंड क्लास सिटीजन, राइट? आपको एक स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा,
and you will live under the protection of the state. You are not an equal citizen. आप किसी भी मुस्लिम देश में जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो शरिया छोड़ दीजिए, अपने आप को अगर इस्लामिक देश, पाकिस्तान में जैसे आधी अधूरी शरिया टाइप की है, चलती फिरती टाइप की, वहां पे भी नहीं है, पाकिस्तान में भी, राइट? आप वहां पे भी हो, पाकिस्तान का संविधान ये कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नॉन मुस्लिम वहां पे आर्मी चीफ नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमारे यहां रह चुके हैं, हमारे यहां प्रेसिडेंट मुस्लिम रह चुके हैं, हमारे यहां प्रेसिडेंट सिख रह चुके हैं, हमारे यहां एयर चीफ मुस्लिम रह चुके हैं, हमारे यहां सिख, ईसाई, पारसी आर्मी चीफ रह चुके हैं। तो भारत में तो कोई रोक टोक है नहीं। इन इंडिया मेरिट काउंट्स, एबिलिटी काउंट्स। भैया जिसमें औकात है, जो मेहनत करेगा, जिसका दिमाग होगा, वो आगे निकलेगा। साफ सीधी बात है। मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। आपका लाख दिमाग हो, आपका लाख दिमाग हो, अगर आप गैर मुस्लिम हैं या फिर स्टेट मानता है आपको, जैसे ऑर्डिनेंस 20 है पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ, भाई साहब आपको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला हो। मैं दोबारा वो घोड़ा नहीं दौड़ाना चाहता, लेकिन आपको नोबेल प्राइज मिला हो फिजिक्स में, आप वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी माने जाते हो, ठीक है? आपके नाम की चेयर्स हो टॉप यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अगर आप अहमदी हैं, ठीक है, तो आपकी मजार जहां पे है या जहां पे आप दफनाए गए हैं, वहां पे कुरान की आप आयत नहीं लिख सकते, वहां पे कलमा नहीं लिख सकते, तोड़ दिया जाएगा। आपका प्लेस ऑफ वर्शिप, आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते, तोड़ दिया जाएगा। आप अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते, आपको मार दिया जाएगा। ये सच्चाई है पाकिस्तान में। वही ड्रामा ये लोग बांग्लादेश में करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं करो यार, करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा देश है, तुम्हें उल्टे बल खड़े होना है सर के, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं को अंदर लाओ, आप हिंदुओं को भारत ले आओ। ये जिस डायरेक्शन में बांग्लादेश जा रहा है, ये वही डायरेक्शन है 1971 का, और ये चीज पाकिस्तानियों ने बहुत पहले समझ ली थी। मैं तो दोस्तों बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं। जो इन्होंने अपना स्ट्रगल करा है फ्रीडम का, मैं बहुत, देखिए कमियां सब में होती हैं, आई एम श्योर शेख मुजीबुर रहमान में भी कमियां होंगी बहुत सारी, मैं मना नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज अ परफेक्ट पर्सन, नोबडी इज परफेक्ट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मैं ये भी नहीं कह रहा कि शेख हसीना परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, उसमें भी लाख कमियां होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, यही जमात है, यही जमात इस्लामी है जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया, और आज के जो बांग्लादेशी बच्चे हैं इनको पढ़ाया नहीं गया 1971। जो आप लोग मुझसे मैसेज लिखते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप करते हैं और जो पूछते हैं कि इतनी एंटी इंडिया फीलिंग क्यों है, ये एंटी इंडिया फीलिंग उनके दिमाग में डाली गई है। उनको पता ही नहीं है कि आज अगर वो आजाद मुल्क हैं, उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का और भारत का एक बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हाथ है, डिस्प्रोपोर्शनेट हाथ है। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, पाकिस्तानी आपको क्या लगता है, और बड़े ब्रेवली लड़े मुक्ति योद्धा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर वेरी ब्रेव। मुक्ति बाहिनी एक्सेप्शनली ब्रेव, उनकी ब्रेवरी को कोई मैं डिनाई नहीं कर सकता, आप डिनाई नहीं कर सकते, दे वर सुपर ब्रेव, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे वर पेट्रियट्स, वो देशभक्त। और भाई मतलब कम से कम 4000, अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, कम से कम 4000 जो हमारे अपने जवान थे, हमारे अपने कंट्री के, इंडिया के, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी बांग्लादेश के फॉर्मेशन के लिए। तो सोचिए कि कितना बड़ा योगदान हमारी कंट्री ने, कितना बड़ा सेक्रीफाइस हमारी अपनी कंट्री ने, हमारे अपने लोगों ने दिया था बांग्लादेश के फॉर्मेशन के लिए। और जब ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो कहीं न कहीं मतलब उन जो प्रयासों पे एक तरीके से मतलब निराशा ही लगती, फील होती है कि भाई इतने प्रयास, इतने अथक प्रयास करने के बाद में, इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद में, जो फॉरेन कंट्रीज़ के अगेंस्ट हम खड़े हो गए थे मतलब बांग्लादेश के फॉर्मेशन के लिए, और आज ये नौबत बांग्लादेश के हुए, तो कहीं ना बुरा तो लगता है। मार कट गए अपने देश के लिए, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, उनको पाकिस्तानी फौज दबा देती पाकिस्तानी फौज उनको, और इतना कोहराम मचाया था। आपको पता है उनको दबाने के चक्कर में 30 लाख बंगालियों को मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा, और पाकिस्तानी फौजियों को भेजा रेप करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए यार, भगवान मुझे माफ करे, मैं गलत बात कह रहा हूं, लेकिन रेप करेंगे तो बच्चा होगा, ही विल बी पंजाबी, ही विल हैव एलिजेंस टू पाकिस्तान। दैट वाज द आइडिया
इनके जनरल ने भी बोला था, इनके जनरल याहिया खान ने बोला था कि मैं इनकी नस्लें बदल दूंगा। दैट वाज ऑपरेशन सर्चलाइट। आप होमोदूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, वही थी उनके साथ कोऑपरेशन करने में जमात इस्लामी, वही जमात इस्लामी जो आज की तारीख में बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुसी हुई है। दोस्तों, एम्बेसडर वीना सीकरी जी हमारे पास आई थी। इंग्लिश में हमारा एक पॉडकास्ट चलता है, मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं एम्बेसडर वीना सीकरी जी की। शी वाज हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश। आप ये देखिए वो क्या कहती हैं जमात इस्लामी और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। This was a very carefully planned. The Jamaat-e-Islami's influence is very important. They have an influence within the army. It is that influence that got the army to say. Jamaat-e-Islami has influence inside the Bangladesh army. Oh yes. That has been there, and the Islamization of the Bangladesh army took place because of this influence. There's been a strong Islamization of the Bangladesh army over the last year, just as you've seen in Pakistan, so in Bangladesh. There's a strong Islamization, and it is this that has taken that has caused this coup to be planned. Certainly, you can know who is behind it and where the planning is taking place, where it has taken place. You can understand, this factor is something that is not. I link this up with the activities of Jamaat-e-Islami after 5th of August. After Sheikh Hasina left the country, the entire attacks in the countryside were by the Jamaat-e-Islami. They were not stopped by the army. Nobody stopped those attacks. देखा आपने दोस्तों? अब मैं आपको और पढ़ के बताता हूं इसमें। देखिए, ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हमारा एक मैसेज है। आप हमारे नेबर हैं, आप हमारे भाई हैं। लिव इन हार्मनी विथ हिंदूज एज वी लिव इन बांग्लादेश। ये ज्ञान दे रहा है भारत के मुसलमानों को कि तुम हिंदुओं के साथ प्यार मोहब्बत से रहो जैसे हमने आपका प्यार मोहब्बत देख ली। भाई साहब, हाथ जोड़वा लो, तुम्हारी प्यार मोहब्बत हमने देखी है। तुमने घर जला दिए, औरतों को उठा के ले गए, ये तुम्हारा प्यार मोहब्बत है, हमने देख ली। जमात की, हिफाजत इस्लाम की, इन सब ये जो भी ये सर्कस इनका है ना, ये गधे हैं जिनके जमात इस्लामी टाइप के जाहिल के बच्चे, हमने इन सब का देखा है सेक्युलरिज्म बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी। जो हिंदू मारे गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी। एंड जमात इस्लामी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द बूट। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्यार मोहब्बत नहीं। जमात इस्लामी को शरिया नहीं, इनको चाहिए सरिया। ऑल राइट, ये देखिए डॉक्टर शफीकुर रहमान अमीर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ जमात इस्लामी, इन्होंने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया, बोला है कि इस्लाम गिव्स प्लेस टू एवरीवन. It not only allows Muslims to live in the country, but every community can live with safety and dignity. This is the Medina model. You can see the beauty of Islam in India also. Islam in India की बात छोड़ दो भाई साहब, आपका मदीना मॉडल हमने बांग्लादेश में देखा है. और आप ही का मदीना मॉडल, रियासत मदीना जो आप बताना चाह रहे थे अपने पाकिस्तान में, वो भी हमने देखा. मैं पाकिस्तान का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि कुछ साल पहले दोनों एक ही थे. They were exactly the same. पाकिस्तान से तो निकला बांग्लादेश. Exactly the same. दो धड़े हैं बांग्लादेश में जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी. एक थे बंगाली नेशनलिस्ट्स, वो रैशनलिस्ट भी थे और वो नेशनलिस्ट भी थे, राइट? जो बात करते हैं नजरुल इस्लाम की, जो बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, दोज वर बंगाली नेशनलिस्ट्स. और एक है रेडिकल इस्लामिस्ट. इस पूरी लड़ाई में बांग्लादेश के अंदर जो देशभक्त बंगाली थे, जो नेशनलिस्ट बंगालीज थे, वो हार गए हैं. और जमात इस्लामी, और जहां पे जमात इस्लामी जीतता है, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए क्यों नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बड़ी खबर है ये, और क्यों इतना चिंता का विषय है. जहां पे ये लोग हैं ना, अलकायदा ज्यादा पीछे नहीं है, आप मान के चलो मेरी बात. और अलकायदा वैसे भी इट इज प्रेजेंट इनसाइड बांग्लादेश. आपको क्या लगता है, अलकायदा अगर बांग्लादेश को प्रॉपर अपना बेस बनाएगा और जमात इस्लामी का आशीर्वाद होगा, क्या भारत के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे? पर ना में क्या फर्क पड़ता है? देखो, साफ सीधी बात है, अगर बांग्लादेश की सरकार ये बोले कि ठीक है, जितने भी हिंदू रहते हैं वहां पे, हम उनको इंडिया भेज रहे हैं, और उसके बाद यार हम कपड़े उतार के उल्टा नाचें, तुमसे क्या लेना देना? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, हमसे क्या लेना देना. ये भी एक चीज है. लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये जमात इस्लामी इज वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स इन बांग्लादेश टुडे. बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होगी, और ठीक है, हाँ, ट्रेड में हमें फायदा होगा क्योंकि जो बिजनेस बांग्लादेश जा रहा था वो भारत को आएगा, आ भी रहा है, आ भी चुका है, और आएगा. दैट इज ओके. बट बांग्लादेश की ट्रेड, मतलब वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ बेनिफिट यार. हमें नहीं चाहिए ऐसा बेनिफिट. वी डोंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ बेनिफिट. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बांग्लादेश इज नाउ गोइंग बैक इनटू दोज डार्क डेज ऑफ रेडिकल इस्लामिज्म.
इनसे पूछा गया कि अगर जमात बीएनपी पावर में आती है तो उनकी भारत के साथ क्या रिलेशनशिप होगी, तो वो कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते और वी वॉन्ट एन इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद, हम बराबरी और इज्जत की बात, ये तो बात ठीक है, बराबरी और इज्जत की, हमने कभी नहीं बोला कि हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। तुमने बोला पैसा, हमने बोला पैसा लो, तुमने बोला इज्जत, हमने बोला इज्जत लो, हमने तो कभी मना नहीं करा। ये जो है ना, ये कहते हैं वी आर नॉट इवन प्रो पाकिस्तानी और प्रो इंडिया, वी आर जस्ट बांग्लादेशीज। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं क्या बात है। आपने एक बात देखी होगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है बांग्लादेश में। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो हिस्ट्री का चैप्टर है जमात के इन्फ्लुएंस के बाद, वो जो पूरा होमदूर कमीशन का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है, किस तरीके से पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने जाके काटा वहां पे बंगालियों को, औरतों को रेप करा, वो सारा का सारा मैटर उन्होंने गायब कर दिया वहां से। दैट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द बांग्लादेशी कैरिकुलम, दे डोंट टीच। हाँ, हमारा कुछ हुआ, हम लोग लड़े, हम लोग अलग हो गए, दे डोंट टीच द रियलिटी कि हुआ क्या था। इसीलिए बांग्लादेश के जो बच्चे हैं, आप देख लेना कि हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान बिकॉज वी आर मुस्लिम देयर। बेटा, जब तुम्हारे दद्दा को काट रहे थे, ठीक है, या तुम्हारे बाबा को दौड़ा रहे थे उस सड़कों में, तब पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा था कि अस्सी भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान। यू गो एंड सी व्हाट बिग टाइम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैव सेड। I am addressing this to the people of Bangladesh if you're watching my video. I want to tell you what Pakistanis have said about you. You should know. Go and read your history, you should know. उन्होंने ये बोला है कि ये पतले पतले काले काले छोटे छोटे बंगालियों को हम क्या प्रधानमंत्री बनने देंगे, वजीर आजम बनने देंगे, हम इनको पॉलिटिकल पावर दे देंगे, मारो इनको। आज की तारीख में भी कई पाकिस्तानी सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि हमने ज्यादा खून खराबा नहीं करा वहां पे, अगर हम ज्यादा खून खराबा करते तो आज की तारीख में बंगाली बिल्कुल जमीन पे रहते हमारे पास। दे हैव सेड दिस अबाउट बांग्लादेशीज। व्हेन दे टॉक अबाउट बंगालीज दे मीन बांग्लादेशीज, दे आर नॉट रेफरिंग टू इंडियन बंगालीज एंड नीदर एम आई। वी आर ऑल रेफरिंग, व्हेन वी से इन दिस वीडियो, व्हेन वी आर सेइंग बंगालीज, वी आर रेफरिंग टू पीपल ऑफ अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये हुआ है, ये आपका सच है, ये आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपका एंटी इंडिया, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों है? आप एक बात बताओ, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों? ये कहते हैं कि साहब आप शेख हसीना को बड़ा सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेशीज हैव दिस थिंग दैट इंडिया सपोर्ट्स, हु एल्स शुड वी सपोर्ट? प्लीज टेल अस, लॉजिकली टेल अस। इफ टुमारो लेट अस से खालिदा जिया बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, खालिदा जिया बन गई प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस हैं, वी हैव टू वर्क विद मोहम्मद यूनुस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोहम्मद यूनुस के साथ, अब तो हम किसी और के साथ एंगेज नहीं कर रहे। यू एज अ कंट्री यू आर फोर्स्ड टुडे, इफ इंडिया हैज टू बी इन अफगानिस्तान, अगर इंडिया को अफगानिस्तान में जाना है तो तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर कोई भी बांग्लादेश का भी अगर कोई डिप्लोमेट जाता है अफगानिस्तान, ही विल हैव टू एंगेज विद तालिबान। यू हैव टू एंगेज विद whomsoever is in power, whether you like that person or not. ये तो जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई है। आपको नहीं समझ में आता जो बाइडेन, क्या कर लोगे? अगर आपको नहीं समझ में आता जो बाइडेन, मत समझो। अगर आपको अमेरिका के साथ एंगेज करना है, आपको जो बाइडेन से बात करनी है, साफ सीधी बात है। चुनाव तुम्हारे यहां हुए, तुमने चुना उसको, अब तुम्हें वो पसंद नहीं आ रही, तुम निकाल दो, दैट्स ओके। ये हमें धमकियां दे रहे हैं, इसको वापस भेजो, इसको वापस भेजो, वरना एक बात बताओ यार, 1.5 पसली का तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम भारत को हूल दे रहे हो। तुम भारत को कह रहे हो कि अगर तुमने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो तुम ये बताओ, तुम उखाड़ के लोगे? पहले ये समझाओ मुझे, मैं आज समझना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में जो भी ये धमकी दे रहे हैं बांग्लादेश, सारे बांग्लादेशियों को नहीं बोल रहा, बट दोज ऑफ whom are threatening India, I want to ask you one thing. What the hell are you capable of doing? आप कर क्या सकते हो? एक बात बताओ, कर क्या सकते हो? बिजली बंद कर देंगे ना तो शाम को 7 बजे के बाद अपना ऐसे हाथ नहीं देख पाओगे। तो थोड़ा सा सुर नीचे करके बात करा करो। मैंने बहुत बांग्लादेश को सपोर्ट कर लिया भैया अपने वीडियो में कि भाई हैं और भारत कोई बड़ा भाई नहीं है, तुम जैसा तो भाई बनने के लायक भी नहीं हो। मैं एग्री भी करता हूँ, पास्ट में जितने भी मैचेस इंडिया से हुए हैं और उसमें अगर गलती से भी भाई अगर बांग्लादेश वो मैच जीता है ना, जिस तरीके का मतलब जो सेलिब्रेशन बांग्लादेश की आवाम ने किया है, बांग्लादेश के लोगों ने किया है, उससे कहने के पता चलता है कि मतलब इंडिया के प्रति उनके मन में कितना हेट भरा हुआ है। वहाँ पे बहुत भाई, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जो नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं जो पूछते हैं कि भाई व्हाट बांग्लादेशी पीपल थिंक अबाउट इंडिया, और वहाँ पे भी भाई लोगों ने इंडिया के प्रति बहुत ही हेट भरे हैं, बहुत ही घृणा उनके मन में है, बहुत ही मतलब द्वेष है, एक तरीके से एंगर है अगेंस्ट इंडिया। पता नहीं क्यों,
क्योंकि हमने उनसे कुछ लिया नहीं है, उनको दिया ही है। हमारी वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अडानी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसको गिनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगेन उनके मन में वो हेट भरा हुआ है, और जो कहीं ना कहीं जो इस्लामिस्ट है, जो रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट हैं, जो जमात के लोग हैं, और उसी तरीके से भाई ब्रेन वॉश करके एक तरीके से भाई पूरा ही मतलब एक बोलते हैं ना कि नैरेटिव बना दिया है लोगों के मन में उन्होंने। ठीक है, एंड आई थिंक जमात शुड कम। यू गाइज डिजर्व द जमात, और तुम करो प्रोटेस्ट। बड़ा इनके एक बड़ा ढाका यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मामला है कि दे हैव ऑलवेज बीन प्रोटेस्टिंग। दैट इज व्हाई वी हैव नॉट सीन, एक्सेप्ट फॉर वन ऑड एक्सेप्शनल जीनियस लाइक मोहम्मद यूनुस, यू डोंट सी बांग्लादेशीज इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है और बहुत बड़ा, ये पूरे दिन प्रोटेस्ट करते हैं। इनका काम ही यही है, इनकी खुजली प्रोटेस्ट है। दे लव प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू डू वर्क, दे वांट टू प्रोटेस्ट ऑन सम रीजन और द अदर। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अबे काम कर लो यार, बहुत सारे काम कर लो। ये प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, कर लो प्रोटेस्ट। जमाते इस्लामी को लाना चाहते हो, बी आर गेस्ट यार, वी आर हैप्पी फॉर यू। लाओ जमात। मैं तो कह रहा हूं अलकायदा वाले को बनाओ तुम ना, डायरेक्टली अलकायदा वाले को बनाओ तुम। और यू अलकायदा को नहीं बनाना चाहते, इंपोर्ट अ पाकिस्तानी, दैट्स एज गुड। एक कोई पाकिस्तानी इंपोर्ट करके उसको बना दो अपना प्रधानमंत्री, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। पिछले 22 साल से ज्यादा बढ़ गया हिंदू कम्युनिटी के ऊपर सिवियर वायलेंस, विद मोर देन 470 टेंपल्स डिस्ट्रॉयड। 470 टेंपल, 400 प्लस का फिगर पाकिस्तान का है दोस्तों, 470 का फिगर है बांग्लादेश का। 22 साल में 470 मंदिर इन लोगों ने गिरा दिए हैं। और मुहिद्दीन रबानी का यह कहना है कि इस्लाम इवन कंसिडर्स द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से इस्लामिक राइट्स मिल रही हैं सबको, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखो ये मदीना मॉडल है, ये कह रहा है खुद। मैं किसी के धर्म विशेष को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, खुद कह रहा है कि ये मदीना मॉडल है। और फिर नीचे लिखा है इसमें, ये देखो 470 टेंपल्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है भाई साहब, 470 मंदिर इन्होंने उड़ा दिए। ये मदीना मॉडल हमें समझा रहे हैं ये, ठीक है। और अब ये बीएनपी कह रहा है कि जी, बीएनपी जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है जिसने शेख हसीना को निकाला, अब वो कह रहा है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध करने हैं। इंडिया नीड्स टू गेट ओवर इट्स हसीना हैंगओवर। इनके ना मुंह पे चप्पल मारो बीएनपी वालों के, मैं बता रहा हूं। तुम लोग बेटा, तुम समझ नहीं रहे, तुम लोग समझ नहीं रहे। हैंगओवर वैंगओवर बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते, पिट जाओगे फालतू में, ठीक है। इंडिया नीड्स टू गेट ओवर, क्या हैंगओवर है? यू सेलेक्टेड शेख हसीना, बिल्कुल तुम लोगों ने वोट दिया, तुम लोगों ने वोट दिया। बीएनपी चुनाव हारा, तुम जीत जाओ, हम तुम्हारे साथ एंगेज करेंगे भाई। ये क्या चाहते हैं बीएनपी के जो फ्रॉड हैं, ये 420, ये चाहते हैं कि शेख हसीना हो प्रधानमंत्री। लेकिन अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पे जाए, या भारत का कोई भी सीनियर लीडर जाए, शेख हसीना से ना मिले, इनसे मिले जाके। That is why you've had so many military coups, army takeovers in your country. Why? Because your IQ is severely limited. तुम्हारा भी पाकिस्तान वाला ही हाल है बेटा। ये कह रहा है कि फार राइट खिलाफत मजलिस के साथ शेख हसीना ने अलायंस करा था और हिफाजत इस्लाम के साथ अलायंस करा था। अब ये आपस में कह रहे हैं कि नहीं, वो रेडिकल इस्लामिस्ट है, वो रेडिकल इस्लामिस्ट है। वो शेख हसीना को गाली दे रहा है कि वो तो हिफाजत इस्लाम के साथ थी, हम अच्छे हैं क्योंकि हम जमात के साथ हैं। ये हाल है इनके भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, इनको बीच बीच में करंट देना जरूरी है, तभी लाइन पे रहेंगे। और इनको लाना है जमात इस्लामी, इनको इसको क्या, वो मदीना क्या बोल रहा था, वो प्रोग्राम अपना डिक्लेयर करना है। जो भी तुम्हें करना है तुम करो यार, तुम्हारा देश है। मेरी तरफ से तेल मुझसे ले जाओ, ठीक है, तेल मुझसे ले जाओ, बाकी यहां से कोई माचिस दे देगा, फूंक डालो बांग्लादेश को सानू की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं।
तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने व्यक्तिगत राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ भाई, फूंक डालो बांग्लादेश को, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे हिंदूज़ हैं, उनके ऊपर जो प्रताड़ना करते हो या करने के इच्छुक हो गए आने वाले समय में, उनको इंडिया में डिपोर्ट कर दो। लेकिन अगेन भाई यहाँ पे भी इंटरनल इस तरीके से जो मचमच चलता है, जो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, जिस तरीके के बयानबाजियाँ करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, उनको इंडिया में वेलकम करना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, इसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और एज मतलब एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते कहीं मैं भी शर्मिंदा रहता हूँ इन चीज़ों पे। आप भी शर्मिंदा होंगे, आपके मन में बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई जो पोजीशन है, जो कहीं कहीं नहीं चाहता है कि जो हिंदूज़ हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में CAA लॉन्च करके या CAA को अमल में लाके उन्हें भारत में लाया जाए और भारत में उनकी नागरिकता सुनिश्चित की जाए, ऐसा अपोजिशन नहीं चाहता है। हालांकि जो रूलिंग पार्टी करंट में BJP के वो चाहते हैं, उनका भी अपना पॉलिटिकल मोटिव होता है, सभी का होता है, लेकिन अपोजिशन इसको नहीं चाहता है। आप इससे कितने ही मतलब सहमत हैं? आपके हिसाब से CAA को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे भाई फूंक दो बांग्लादेश को, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, प्यारा से कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़ में यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जय हिंद।